ऑल राइट। सो वेलकम एवरीवन वन मोर टाइम। हमारे साथ हैं संजीव गौड़ सर। पिछली बार हमने सर से विक ऑफ मेथड सीखा था। इंट्रोडक्शन की तो मतलब इट वाज अ ब्रिलियंट हिट, इट वाज अ ब्लास्ट। बहुत व्यूज आए, बहुत रिक्वेस्ट आई दोबारा करने के लिए। सर अगेन वंस अगेन अग्रीड टू टीच अस समथिंग। अभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि सर ने भी काफी डेलिब्रेट किया और क्या सिखाया जा सकता है, एंड फाइनली इज कम अप विद अ टॉपिक दैट इज क्रिस्प, दैट इज ऑब्जेक्टिव, unlike a lot of other subjective topics, and काफी ज्यादा जो लोग नए आते हैं मार्केट में उनको जो सब्जेक्टिविटी मिलती है, जो कि समझ एम्बिग्विटी होती है, उसको दूर करता है। तो सर आई वोंट रिवील द टॉपिक, ऑफ कोर्स टॉपिक की हेडलाइन वगैरह में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बट देन आई लेट सर टेक इट ऑफ फ्रॉम हियर, एंड सर आई एम हियर टू लर्न, वी आर हियर टू लर्न। द माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी विशु जी। सो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। ऑल राइट। सो सबसे पहले विशु जी मैं आपको दिखा देता हूं। आज की तारीख है 18 दिसंबर और ये उसकी कैंडल स्टिक का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। और इसमें फिर बहुत सारे प्राइस एक्शन की स्टडीज और कहीं से रिजेक्शन, कहीं पर विक, कहीं पर मोमेंटम कैंडल, कहीं पर वॉल्यूम वॉल्यूम भी लगा देते हैं। 1 सेकेंड। ऐसे सो इन सब की स्टडीज की ठीक है। पहली कैंडल में हाई वॉल्यूम कैंडल ऊपर गई। अब जैसे यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे आज के दिन हाँ, यहां पर बड़ी सी कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल में और भी बड़ा वॉल्यूम आया, तो मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर प्राइस तुरंत पलटा और फिर पूरे दिन वो मतलब ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहा और ना तो उसने दोबारा इस इधर पे अटेम्प्ट किया और फिर इवेंचुअली दे ब्रोक डाउन। अब यहां पर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होगा, कैंडल स्टिक ट्रेडर जो होगा, जो फेयरली मतलब चाहे वो बिगनर हो या एडवांस बिगनर हो, और अगर एडवांस मतलब फेयरली एडवांस भी होगा, तो यहाँ पर ही विल बी और ही और शी विल बी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट विद सर्टेन डिग्री कि भाई इधर पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो दिस इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। और लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे ये जब सरप्राइज डाउनफॉल आएगा और उसके बाद फिर कैंडल में अब जैसे अगर कोई यहाँ पे ये सोचे कि अच्छा चलो कुछ कुछ तो दिमाग लगा के अपने आप को कन्विंस कर लेगा कि नहीं यहाँ पे कैंडल का शायद जो साइज है वो छोटा हो गया था, वॉल्यूम तो बढ़ा बट प्राइस उतना ऊपर नहीं बढ़ पाया, शायद इसलिए पलट गया। मतलब अब मार्केट अगर इतने अच्छे वॉल्यूम के बाद भी पलट गया, इसका मतलब मार्केट बेरिश हो सकता है, लेकिन पूरे दिन फिर मार्केट बेरिश भी नहीं रहा। तो यहां पर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ वेयर व्हाट इज बीइंग ट्रेडेड, इसकी वजह से ये सब्जेक्टिविटी या एम्बिग्विटी रह जाती है। और फिर इसको एक्सपीरियंस का नाम दे दिया जाता है, बट द करेक्ट आंसर इज प्राइस एक्शन या जो कैंडल स्टिक्स हैं दे होल्ड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और ये चीज मैं आपको विशु जी अभी दिखाता हूं। सो कैंडल स्टिक्स का चार्ट में हटा देता हूं। ये कुछ नंबर वाली कैंडल्स आपको दिख रही हैं अजीब सी? जी सर। अच्छा, तो इसको मतलब क्लस्टर चार्ट, फुटप्रिंट चार्ट, ऑर्डर फ्लो चार्ट, इम्बैलेंस चार्ट, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। जैसे कैंडल से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये है वो कैंडल जिसकी विशु जी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कैंडल गई ऊपर, फिर और ऊपर गई और फिर उसके बाद एकदम से पलट गई और फिर उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने एकदम से तरसा लिया मूव देने के लिए। अब इसमें हम लोगों ने विशु जी वॉल्यूम देखा था कि इस इन दिस पर्टिकुलर कैंडल जो 1025 की कैंडल है, इसमें वॉल्यूम हाई था, लेकिन ये हाई वॉल्यूम होने के बावजूद मार्केट पलट गया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लाइक श्योर शॉट जैसा नहीं देने वाला कि नहीं अगर ऐसा होगा तो मतलब 100% ऑफ द टाइम मार्केट विल रिवर्स और मार्केट विल कंटिन्यू, ना वैसा नहीं। मैं बस आपको एक रियल पिक्चर कि किस पर्टिकुलर प्राइस पर क्या हो रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज ऋषि जी क्या होता है, सिंस मेजोरिटी ऑफ अस वी स्टार्ट अवर जर्नी सबसे पहले तो इंडिकेटर्स इजी सक्सेस के लिए, फिर इंडिकेटर्स के बाद समझ में आता है कि नहीं इंडिकेटर्स काम नहीं करते, प्राइस सेक्शन सीखना चाहिए, कैंडलस्टिक्स को देखना शुरू करते हैं, कैंडल्स के साथ वॉल्यूम को मर्ज करना शुरू करते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी रह जाती है, और फिर वो करते करते फिर इवेंचुअली पता चलता है कि यार या तो कोई ऑटोमेटेड सिस्टम मिल जाए और अदरवाइज इतने टाइम से सीख रहे हैं और कुछ ढंग का समझ में आ नहीं रहा है। तो
उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना सर, विश्व जी, प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन ट्रेडर ऑफन टेंड टू ट्रीट ऑल द प्राइसेस इक्वली। और अगर वो स्पेशली वॉल्यूम को अगर देख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम वो बॉटम ऑफ द कैंडल पे देखते हैं कि यहां पर जैसे भी 1025 की कैंडल में अपन को हाई वॉल्यूम दिखा था, तो उसके हिसाब से अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि कंटिन्यूएशन होगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को इसमें देखें, यहाँ पे ढेर सारे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले तो अगर नंबर देख के डर किसी को लग रहा हो तो मैं डर निकाल देता हूं। सिंपल सा है, ये मार्केट ऑर्डर्स को डिनोट करते हैं। तो अपने जैसे बिड एंड आस्क होते हैं, तो अगर किसी को मार्केट ऑर्डर पे बाय करना है तो वो आस्क को हिट करेगा, और अगर किसी को मार्केट ऑर्डर पे सेल करना है तो वो बिड को हिट करेगा। तो ये जो कैंडल है, लेट्स से ये 1025 की कैंडल है। 1025 की कैंडल में राइट हैंड साइड में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, दीज आर लॉट्स जो मार्केट ऑर्डर पे बाय किए गए, बिकॉज ऑफर जो होता है वो अपना राइट साइड पे होता है, और जो बिड होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो राइट साइड पे ऑफर पे जो मार्केट ऑर्डर हिट कर रहा है वो एग्रेसिव बायर हो गया, और जो लेफ्ट साइड पे बिड पे एग्रेसिवली हिट कर रहा है वो अपना एग्रेसिव सेलर हो गया। तो राइट हैंड साइड पे बाइंग वॉल्यूम है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेलिंग वॉल्यूम है। अभी इसी चीज को अगर मैं ऐसे बॉटम पे दिखा दूं, तो यहां पर अपने पास नंबर ऑफ लॉट्स आ जाते हैं। तो 3774, ये नंबर सर दिख रहा है क्या आपको? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये 3774 टोटल लॉट्स इस वॉल्यूम के, इस कैंडल के आ गए। अच्छा, अब मैं आपको वापस वो कैंडल स्टिक का चार्ट दिखाता हूं। तो कहां है अपनी 1025 की कैंडल? ये रही। इसमें वॉल्यूम जो दिख रहा है दैट इज, यहां पर वॉल्यूम दिख रहा होगा, तो दैट इज 56.61 थाउजेंड। तो ये जो 56.61 है दैट इज वॉल्यूम, और ये यहाँ पे जो 3774 है दैट इज लॉट। तो 3774 में आप लॉट साइज से 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अगर सारे लॉट्स हैं, तो एज कंपेयर टू कैंडल स्टिक्स यहाँ पर ऑलरेडी अपने पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन बिगिनिंग में किसी नए बंदे के लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी, ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। तो इसको पीस बाय पीस डिकोड करते हैं, बिकॉज पहली बार जो कैंडल्स का भी चार्ट देखता है तो उसको अजीब सा वो क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ जैसा दिखाई देता है लाइन चार्ट, लाइन को जब कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जैसा लगता है। तो दिस कैन बी इजिली डिकोडेड। तो इस कैंडल में जैसे 1025 की कैंडल है, इस कैंडल में अपन को ये ऑलरेडी पता चल गया कि यहां पर लॉट्स लिखे हुए हैं। राइट हैंड साइड में बाय साइड के लॉट्स हैं, मार्केट जिसने मार्केट ऑर्डर मारा है, और लेफ्ट हैंड साइड में सेल साइड के हैं। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करके हम ये भी पता कर सकते हैं किस साइड पे ज्यादा मार्केट ऑर्डर्स मारे गए। बट वो सब अपन को करने की जरूरत नहीं होती। अभी अपन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। यहां पे अगर विशु जी आप देखो ध्यान से, ये जो डब्बों की कलरिंग वलरिंग है वो भी आप इग्नोर कर दो, वन स्टेप एज ए टाइम। तो 1020 कैंडल में मार्केट ऊपर गया, 1025 में और ढेर सारे वॉल्यूम्स आए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1030 की कैंडल में फिर कुछ और वॉल्यूम्स आए, फिर एकदम से रेड कैंडल, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल, और फिर पूरे दिन साइडवेज। ये कहानी हम लोग को पता है। अच्छा, अब अगर आप इधर पे देखो और इस 1025 की कैंडल को अगर आप 1020 की कैंडल से कंपेयर करो, तो अब आते हैं अपन लोग, बाय साइड सेल साइड पता चल गया। अब ये जो डिफरेंट कलर्स हैं इनको देखते हैं। तो अगर आप इसमें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इस 1025 की कैंडल में ये जो येलो वाला डब्बा है, येलो बॉक्स है, दिस डिनोट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेडेड इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। ये जो पूरी की पूरी कैंडल जहां से भी स्टार्ट हुई है और जहां पर भी खत्म हुई है, जितने पॉइंट की कैंडल है, इसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है कि हर प्राइस पर इक्वल वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, बिकॉज सारे प्राइसेस इक्वल नहीं होते। किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बायर सेलर एक्स्ट्रा एग्रेसिव होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बायर एकदम दुकान छोड़ के भाग जाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर्स भाग जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों भिड़ जाते हैं फुल फोर्स के साथ। तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे बायर और सेलर की मैक्सिमम फाइट हुई है, शुड दैट प्राइस बी इंपॉर्टेंट और नॉट? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस आंसर है कि दैट प्राइस विल बी इंपॉर्टेंट। एंड इन फैक्ट इस कैंडल के जिस भी प्राइस पर बायर्स और सेलर्स की सबसे ज्यादा फाइट हुई है, वो उस कैंडल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस होता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप गाड़ी से मान लीजिए कि ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई अगर फूल बेच रहा है, तो आप भले उसको ना देखें, लेकिन अगर सड़क पे दो बाइक वाले ठुके पड़े हैं
और अगर वहां पे उनमें मतलब लड़ाई चल रही है और आसपास भीड़ लगी हुई है, आपको भले ही उस बाइक वालों को ना जानते हो, भले आपको वहां पे कुछ देना ना हो, भले ही आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, लेकिन आप वहां पे पलट के जरूर देखोगे, एंड इफ टाइम अलाउस आप उतर के देखना चाहोगे कि वहां पे चल क्या रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मास साइकोलॉजी होती है। वही मास साइकोलॉजी विशु जी मार्केट में प्ले होती है। जिस पर्टिकुलर प्राइस पे बायर और सेलर ने सबसे ज्यादा फाइट मारी है, मार्केट की टेंडेंसी होती है उस एरिया को, उस लेवल को, उस प्राइस को रिविजिट करने की। और ये जो येलो डब्बा है, ये एग्जैक्टली उसी प्राइस को डिनोट करता है जहां पर मैक्सिमम फाइट हुई है। किसके किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। तो अगर अपन इसको क्विकली चेक करना चाहें ना, तो जैसे यहां पर 475 है और इधर पे 279 है, तो इसको मैं 275 जैसे अगर कर दो, तो 4 और 2 6, 750 टोटल लॉट्स, रफली 750 टोटल लॉट्स हो गए। अब इस पूरी कैंडल में बाय सेल दोनों मिला के 754 के जो लॉट्स हैं वो ट्रेड नहीं हुए होंगे। अगर इसे अपन यहाँ पे कंपेयर करें तो 508 और रफली 170, तो ये 678 होता है। ये तो लगभग 450 500 लगभग मान लीजिए। ये लगभग 350, ये लगभग 700, ये लगभग 450, फिर ये सब तो छोटे छोटे हैं। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो यहां पर ट्रेड हुआ है। अच्छा, ऐसे इसके प्रीवियस कैंडल में देखो 1020 की कैंडल में, तो इस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस येलो बॉक्स पर ट्रेड हुआ है। यहां पर टोटल कितना है? 483 और 374, राउंड अप कर देते हैं तो ये 350 हो गया, ये 500 हो गया, रफली 850 हो गया। अब 850 के आसपास और कोई वॉल्यूम नहीं होगा, तो बड़े नंबर कहां पे दिख रहे हैं? टॉप पर, जैसे 262 और 111, तो लगभग 370 के आसपास। फिर ये 461 एंड 152, तो रफली ये आपका कितना हो गया? 620 के आसपास, 610, 613 के आसपास। फिर ये आपका लगभग 330 के आसपास। तो ये जो नंबर यहां पर आया था 800 के आसपास, वो कहीं भी टच नहीं हो रहा है। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट हैज बीन ट्रेडेड। अब एक तरह से ऐसा हो गया कि प्राइस यहां पर ढेर सारी फाइट करके चला गया। अब ये ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ये अगर ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड इसलिए हुआ है बिकॉज बायर्स और सेलर्स के बीच में सबसे ज्यादा यहां पर फाइट हुई है। तो वही अपने रोड पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो एक्सीडेंट या जनरली मतलब स्क्रैच लग गया, बस लड़ाई हो रही है, वो एरिया पे भीड़ लगनी चाहिए। अब अगर वहां पे बिना भीड़ लगे मार्केट तुरंत भाग गया ऊपर की तरफ, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो फिर जो मार्केट जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कुछ तो बड़ी जल्दी में निकल गए यार। और बड़ी जल्दी में अगर निकले तो हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश रहा होगा। अब अगर मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश है तो बाय साइड में ढेर सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए। 1025 की कैंडल में हमें दिख रहा है यहां पर जैसे 475 है एज कंपेयर टू 280, यहां पर 558 है एज कंपेयर टू 156, फिर यहां पे 200 है एज कंपेयर टू 150, 279 है एज कंपेयर टू 230, 508 है एज कंपेयर टू 170। तो राइट साइड में यानी कि बाय साइड के जो ऑर्डर्स है वो ज्यादा दिख रहे हैं। दिस इज डिनोटिंग कि बायर्स आर एग्रेसिव, दिस इज डिनोटिंग मार्केट में बी बुलिश। लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखो तो ये जो बड़े बड़े लॉट 500 500 के चले आ रहे थे, नेक्स्ट कैंडल में तो आए नहीं। तो मतलब बायर्स का जो भी जोश था वो यहीं तक का था। अब बायर्स का जोश अगर यहीं तक का था, तो अब मार्केट में जो क्या होता है सर विशु जी की, कुछ बायर और सेलर तो कंटिन्यूस फाइट मारते रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो पब्लिक होती है वो साइड में खड़ी होती है। जैसे अब वो दो बाइक वाले अगर ठुक गए तो बस वो दो बाइक वाले आपस में लड़ रहे होंगे, अगर उनके पीछे कोई सवारी होगी तो वो लड़ रहे होंगे, किसी के नात रिश्तेदार आ गए तो वो लड़ रहे होंगे। बाकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो साइड में खड़ी होगी वो देखने वालों की होगी, वो कुछ नहीं कर रहे, उनको सिर्फ देखना है। वैसे ही मार्केट में होता है सेम, जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो मार्केट में साइड में बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि अच्छा लड़ाई चल रही है, हाँ, अच्छा बायर बड़े बड़े लॉट मार रहे हैं, हाँ हाँ मार्केट बुलिश है, ऊपर जाने वाला है, अच्छा। फिर ये अगली कैंडल में 1030 में कहाँ गए बायर्स? तो फिर पता चल, जो साइड में बैठे होते हैं उनको पता चल जाता है कि बायर की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई। अब बायर की स्ट्रेंथ अगर खत्म हो गई तो फिर सामने वाला जो सेलर है वो तुरंत बाजी मारने की कोशिश करता है, तुरंत कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। तो जैसे ही बायर की स्ट्रेंथ यहां पर खत्म हुई, और यहां पर कैसे पता बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है? प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से चेक कर लो, कहां 400 500 लॉट आ रहे थे, फिर वहां पे 30 100 50 ऐसे आने लग गए। यानी बायर की जो बाइंग पावर है वो रिड्यूस हो रही है, डिमिनिश हो रही है। और बायर की अगर बाइंग पावर डिमिनिश हो रही है तो उसको डोमिनेट करना सेलर के लिए इजी हो जाता है। सेलर उसको डोमिनेट किया और फिर उसके बाद कहां तक लेके आया? एग्जैक्टली उस एरिया तक जहां पर लड़ाई हुई थी और वो एरिया रिविजिट नहीं हुआ था।
तो ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ना विशु जी, ये अपन को कैंडल स्टिक्स में नहीं मिलती। और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैं कोई स्ट्रेटजी नथिंग स्ट्रेटजी के चक्कर में जाना तो मतलब पैर पे कुल्हाड़ी भी नहीं मारना, कुल्हाड़ी के ऊपर कूद जाना। पहले मार्केट प्रिंसिपल समझना चाहिए। तो इस जो भी कहानी मैंने बताई एक्सीडेंट करवा के, तो इसमें विशु जी कोई अगर डाउट है तो बताएं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर है सर। एकदम क्लियर है, धन्यवाद। तो अब देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल को देखिए, अभी जो कहानी मैंने बताई थी उसी कहानी को अपन दोबारा पिक करते हैं। ये जो 1045 की कैंडल है, इस कैंडल में यहां पर ये सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, ये येलो डब्बा है। यहां पर बायर्स और सेलर्स ने बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर कैंडल में सबसे ज्यादा फाइट यहीं पर मारी है। बायर्स और सेलर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइट क्यों मार रहे होंगे? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस प्राइस। अब एक अगर पर्टिकुलर प्राइस को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पूरी कैंडल इंपॉर्टेंट होने के बजाय कैंडल का एक पर्टिकुलर प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट प्राइस इज वेयर बायर्स एंड सेलर्स फॉट टू टेक द कंट्रोल। सो इसलिए विदाउट साइंटिफिक क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर, बिना उसको यूज किए, इस येलो डब्बे को सिंपली बोल दिया जाता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है। जिस भी प्राइस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है बाय और सेलर का कंबाइन करके, दैट इज द सॉरी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वही एरिया है जहां पर बाइक वाले भिड़े थे और लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे, और ये एरिया बार बार रिविजिट होना चाहिए। अब अगर मार्केट में, अब जैसे अगर ये एरिया मान लीजिए कि उस पर्सन को दोबारा पिक करते हैं जो ऑफिस के लिए जा रहा था, कार में बैठा हुआ था, और उसको साइड में लड़ाई होती हुई दिखी, पर वो नहीं रुका, भागता चला गया। तो उसका रीजन क्या रहा होगा? सिंपल सा है, अर्जेंसी रही होगी उसको, उसके पास टाइम कम रहा होगा, या फिर ऑफिस पहुंचना अर्जेंट रहा होगा। तो अगर बायर या सेलर में कोई एक अर्जेंट है, यानी कि सुपर एग्रेसिव है, और जब बायर या सेलर्स में कोई एक सुपर एग्रेसिव हो जाता है, तो फिर उसके पास टाइम नहीं होता वापस आके उस लड़ाई झगड़े वाले एरिया को देखने के लिए, बिकॉज उस पर्सन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ऑफिस टाइम से पहुंचना। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, तो ये एरिया रिविजिट होना इज लेस लाइकली। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो ये एरिया रिपीटेडली विजिट होता है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे जैसे यहां पर है, दिस इज फ्राइडे। फ्राइडे आफ्टरनून को बैंक निफ्टी अचानक से मतलब ऊपर की तरफ भागना शुरू हुआ था, लेट आफ्टरनून में। अब यहां पर एक ये पीओसी है, ये येलो डब्बा, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल में लिख देता हूं so that it will be easy to refer. Point of control, in short POC. ये येलो डब्बा पीओसी है। यहां पर सबसे ज्यादा फाइट हुई है। सबसे ज्यादा फाइट अगर यहां पे हुई है, तो इंसान की क्यूरियोसिटी है इस एरिया को दोबारा देखने की। इंसान जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी होगी इस प्राइस को दोबारा रिविजिट करने की। तो यहां पर ये एरिया रिविजिट नहीं हुआ, अच्छा होगा, शायद होगा, इंतजार कर रहे हैं। फिर यहां पर ये एरिया रह गया, ये रिविजिट नहीं हुआ, यार कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद तो मार्केट ऊपर ही भाग गया। अब मार्केट ऊपर अगर भागता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि यहां पर ये पीओसी रह गया जहां पर प्राइस दोबारा रिविजिट नहीं किया, ये एक पीओसी रह गया जहां पे प्राइस दोबारा विजिट नहीं किया, इसका मतलब मार्केट अर्जेंसी में भाग रहा है, जिस भी तरफ भाग रहा है। और फिर अगर अर्जेंसी में भाग रहा है, तो फिर विशु जी आपको वो अर्जेंसी ये दिख रही होगी। फिर मार्केट पलट के नहीं देखा, मार्केट फिर भागता ही जा रहा है। उसके पास टाइम नहीं है पलट के देखने के, भाई कहां कहां पे कितनी गाड़ियां ठुकी हैं, किसके किसके बीच में लड़ाई हो रही है, कौन फूल बेच रहा है, कौन पौधे बेच रहा है, कौन पान बेच रहा है। वो फिर मार्केट भागता जाता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये जो येलो डब्बे हैं, इनका रिविजिट होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब मार्केट में डायरेक्शन नहीं होती है, तो फिर ये काम रिपीटेडली होता है। अब जैसे फ्राइडे का मार्केट में हटा देता हूं, एंड लेट मी टेक यू बैक टू टुडेज मार्केट, मंडे का 18 दिसंबर का। यहां पे आपको विशु जी दिख रही होगी, एक ये पीओसी और एक ये पीओसी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली कैंडल का पीओसी यहां पर है, सेकंड कैंडल में वो टच हो गया, अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर सेकंड कैंडल का पीओसी ये है, थर्ड कैंडल ने टच नहीं किया,
तो अब अगर मार्केट में डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं है, मार्केट में अगर बायर या सेलर में से किसी के पास अगर अर्जेंसी नहीं है, तो फिर वो आपस में ये जो लड़ाई झगड़े वाला एरिया है, इसको वो बार-बार रिविजिट करता रहेगा। तो पहली कैंडल सेकंड कैंडल का जो पीओसी है, वो थर्ड कैंडल ने रिविजिट नहीं किया, तो चौथी के बाद पांचवी कैंडल ने कर दिया। यहीं पे स्टार्टिंग का जो ये ऑक्शन है ना, स्टार्टिंग की ये जो प्राइस का बिहेवियर है ना, यहीं से पता चल जाता है विशु जी कि आज पूरा दिन मार्केट क्या करने वाला है। और विद एक्सपीरियंस, मतलब सॉरी मैं यहाँ पे वर्ड एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूं, बट आई मीन प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस जैसे से नॉलेज एडवांस होती है ना, तो ऑफन टाइम्स आपको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में पता चल जाता है कि पूरा दिन कैसा होने वाला है। और ये काम मैं यूट्यूब पे रेगुलरली करता हूं, मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूं मॉर्निंग में, तो वहां पर मॉर्निंग को बस ये ओपनिंग को एनालाइज करने के लिए। तो आज की 18 दिसंबर की रिकॉर्डिंग में मार्केट की कैंडल खुलते ही मैंने बोल दिया था कि आज बैलेंसिंग डे है। बैलेंसिंग डे मतलब मार्केट ऐसे ऐसे करके पूरे दिन बैलेंस होता रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब अपन लोगों को इस ऑर्डर फ्लो से मिलती है। अब यहां पर जैसे ये एरिया उन्होंने अनअटेंडेड छोड़ा, शायद बायर्स को अर्जेंसी रही होगी। थर्ड कैंडल में वो अर्जेंसी उन्होंने दिखाई, बट दे फेल टू फॉलो थ्रू। और फिर उसके बाद थर्ड कैंडल का पीओसी उन्होंने टच किया, और फिर उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल का जो पीओसी रह गया था, इसको टच किया। यहां पर इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता कि हमें किस तरफ जाना है, वी डोंट नो वेयर वी वांट टू गो, सिंपल मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अच्छा, अब अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है विशु जी, तो हमें यह पता चल गया कि अरे ऊपर तो ये एक डब्बा रखा हुआ है, ये अभी टच नहीं हुआ, तो फिर मार्केट वहां तक जाएगा, जरूर जाएगा। ये पहुंचा, थोड़ी देर टाइम पास किया, ट्राई किया जाने की, और फिर इवेंचुअली वहां पर पहुंचा। फिर उसके बाद और नई जगह ढूंढते हैं। फिर जैसे अब यहां का पीओसी है, नेक्स्ट वाली कैंडल में इसको टच करने नहीं आया, इसका मतलब बायर्स जल्दबाजी में रहे होंगे, तो जल्दबाजी में थे। लेकिन फिर सारी उनकी जो जल्दबाजी थी, जो भी इमरजेंसी थी, वो यहीं पे सारी एब्जॉर्ब हो गई, मतलब उनकी इमरजेंसी एक तरह से खत्म हो गई। तो मार्केट पलटा पलटा, तो फिर सीधे इसको टच करने आने वाला है। ये पलट के टच करने आया। और देखते हैं, जैसे ये यहां पर है, तो 1040 की कैंडल का जो पीओसी है वो टच हो गया। 1045 की जो कैंडल का पीओसी है वो टच नहीं हुआ। अच्छा, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जो है वो बायर्स स्ट्रांग हो रहे हो। लेकिन अब हमें अगर आप स्टोरी समझो मार्केट की विशु जी, तो पहली दो तीन चार कैंडल में ही हमें पता चल गया था कि मार्केट में डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं है। जब वो इधर से पलट के वापस आया इसको टच करने, तो उसने बता दिया कि भाई ये जो गिले शिकवे हैं वो मिटाने के लिए मार्केट आ रहा है। यहाँ पे उसने एक शिकवा छोड़ दिया, वापस आया उसको मिटाने के लिए। तो ये जो फाइटिंग वाले एरियाज हैं, जहां पे बड़े बड़े बैटल हो रहे हैं बायर और सेलर के बीच में, वो एरिया रिविजिट होना है, बिकॉज दैट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बेसिकली। और टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट के पास वैसे भी कुछ प्लान होता नहीं है, मतलब उसको बस शहर का चक्कर लगाना होता है और वापस जाना होता है। तो वैसे मार्केट है, प्राइस है, वो बस इधर उधर चक्कर लगाता है और वापस घूम फिर के उसको यहीं पर आना होता है। तो इधर पे आ गया, फिर यहाँ पे उसने एक नेकेड पीओसी छोड़ा। जो पीओसी टच नहीं हुआ है उसको नेकेड पीओसी भी बोलते हैं, एंड इन सम नोमेनक्लेचर उसको वर्जिन पीओसी बोलते हैं। बात एक ही है। ऐसा पीओसी, ऐसा येलो डब्बा जो कि मार्केट ने रिविजिट नहीं किया, ये डब्बा टच होना चाहिए। तो यहां पे नहीं किया, यहां पे नहीं किया। अच्छा, हो सकता है बायर स्ट्रांग हो, लेकिन बायर तो स्ट्रांग दिख नहीं रहे। वो बायर साइड के जो बड़े बड़े लॉट्स हैं वो तो आ ही नहीं रहे, सारे बायर्स तो यहीं पे थक गए थे। तो फिर क्या होगा, ये एरिया रिविजिट होगा। ये एरिया यहां पर रिविजिट हुआ। फिर उसके बाद और कहीं ये बचा जैसे, ये जब भी क्या कहते हैं ऐसा एरिया छूट जाता है ना, नेकेड पीओसी दिख जाता है मेरे को, मैं उसको बाय डिफॉल्ट मार्क कर देता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि जब भी प्राइस बैलेंस होगा इस एरिया को वो रिविजिट जरूर करेगा। सो यहाँ पे ये छोड़ के चला गया, इसको टच करने के लिए नहीं आया, तो फिर थोड़ी देर टाइम पास करके उसने फिर से यहाँ पर इसको रिविजिट किया। अच्छा, और कहीं पर है, और कहीं पर है, यहां पर था। नेक्स्ट कैंडल में रिविजिट नहीं किया, तो बायर्स ने फाइट मारने की कोशिश की, फिर से बैटल हारे, पलट के आए, तुरंत उस एरिया को उन्होंने रिविजिट किया। फिर ये यहां पर एक पीओसी येलो डब्बा बना हुआ है, दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट, बट दे लॉस्ट द स्टीम। अब अगर उन्होंने स्टीम लूज की है, तो फिर पलट के कहां तक आने वाला है, इस डब्बे तक आने वाला है। और फिर यहां पर अपना जो दिन है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो इस चीज को पहली बार देख रहा है, एंड उसके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि यार ये तो छोटे छोटे से मूव्स हैं, चलो ठीक है, ये बड़ा सा मूव था थोड़ा सा, रफली लाइक 150 160 पॉइंट्स का।
बट ये एक मूव अगर कोई बंदा कैप्चर नहीं कर पाया, मान लो इस टाइम पे उसको कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ गया और उसने मूव मिस कर दिया, तो पूरे दिन तो उसको बस चिल्लर चवन्नी मिलेगी, छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे, क्या ही ट्रेड करेगा। तो मैं आपको बड़े मूव्स दिखाता हूं। एक एक दिन मेरे को काइंड ऑफ लंबे टाइम तक याद रहेगा, दैट इज 13 अक्टूबर। तो आई एम होप डेटा इज अवेलेबल, आई एम होपिंग डेटा इज अवेलेबल। दिस इज 12th, दिस इज 13th, ओके। 13 अक्टूबर को मार्केट जो भी था, अगर आप देखो तो ये 13 अक्टूबर है, ओपनिंग कैंडल है, और यहां पर उन्होंने एक नेकेड पीओसी छोड़ा लेकिन फिर वापस पलट गए, तो समझ में आ गया कि भाई पूरा दिन बैलेंसिंग वाला दिन है। मतलब अगर वो इस तरह की इनएफिशिएंसीज छोड़ रहे हैं, ऑक्शन प्रोसेस में विशु जी क्या होता है कि हर प्राइस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जो इकोनॉमिस्ट लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, तो उनके हिसाब से एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हर जगह पर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अब अगर कहीं पर मार्केट तेजी से भागा है, तो हो सकता है कुछ एरिया ऐसा रह जाए जहां पर बायर्स एंड सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो एक तरह से बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, और वो इम्बैलेंस के चक्कर में ये जो पीओसीज हैं ये नेकेड छूट जाते हैं या अनटच्ड रह जाते हैं। तो अगर मार्केट यहां पर नेकेड पीओसी छोड़ रहा है, तो यस इट्स लाइकली कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग रहे होंगे, क्योंकि कैंडल ऊपर गई है तो मतलब बायर्स अर्जेंसी में मार्केट को भगा के ऊपर ले जा पाए या ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बट इफ दे फेल, तो अगर वो फेल हो रहे हैं तो फिर वापस यहां तक आएंगे। अब अगर मार्केट एक बार जोर लगा रहा है और फिर जोर इतना सही था कि नेक्स्ट कैंडल में ही वो जो बायर्स थे वो बैटल हार गए, तो वापस यहां चले आए, तो इसका मतलब जो बायर्स हैं वो भी हल्के फुल्के ही हैं और जो सेलर्स हैं वो भी हल्के फुल्के ही हैं। तो यहां से अपन को ये फिनोमेना दिखते ही ना विशु जी, ये अपन को समझ में आ जाता है कि जो पूरा दिन है ना, वो मार्केट ऐसे नौटंकी करने वाला है, साइडवेज वाली। तो आज का जो मार्केट था 18 दिसंबर वाला, तो उसमें भी अपन को यही चीज देखने को मिली। ओपनिंग में उन्होंने एक इम्बैलेंस या एक तरह से एक नेकेड पीओसी छोड़ा, बट फिर उनको देखा कि अरे पीछे कुछ तो रह गया, वापस वो यू टर्न मार के आए और उस एरिया को उन्होंने रिविजिट किया। इसका मतलब अगर वो यू टर्न मार के वापस आ रहा है, वो ऑफिस वाला अगर यू टर्न मार के वापस लड़ाई देखने आ रहा है, इसका मतलब ऑफिस जाना उसके लिए जरूरी नहीं है और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा बंदा चिल मारेगा, वो लड़ाई झगड़ा देख के कहीं और जाएगा, फिर वापस आएगा, यही काम करता रहेगा और मस्ती मारता रहेगा। तो मार्केट बेसिकली मस्ती मारने के मूड में था, और ये आप अगर देखो तो पूरे दिन मार्केट वही टाइम पास कर रहा था। यहां पर उसने एक नेकेड पीओसी छोड़ा, इसको टच नहीं किया, रिविजिट किया। फिर उसके बाद ये जैसे ये पीओसी है तो ये नेकेड नहीं है, बिकॉज इसकी बाउंड्री बस टच हो जानी चाहिए। तो ये जो डब्बा बना हुआ है इसकी बाउंड्री यहां पे टच हो गई, इट इज नॉट नेकेड, इसने कपड़े पहन लिए। अब जैसे ये है, दिस इज 12:45, अब ये पीओसी टच नहीं हुआ, दिस इज स्टिल नेकेड, तो ये रिविजिट होता है, रिविजिट हो गया, काम खत्म हो गया। तो मार्केट मतलब इस तरह से अगर कहीं जल्दबाजी में कहीं जाने की कोशिश करता भी है, तो सामने वाली काउंटर पार्टी उसको धकेल के वापस भेज देती है। तो ये पीओसी टच होते रहते हैं, बढ़िया आराम से मार्केट बैलेंस में रहता है, अनटिल ये आया। तो नॉट अ सरप्राइज, ठीक है, 4 पॉइंट ही है, मतलब 4 डब्बे ही बने हुए हैं, यहाँ पे बॉटम पे नेकेड पीओसी है, मार्केट पलट के आना चाहिए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि ये यहाँ पर नेकेड पीओसी छूटा हुआ था, 1 2 3 कैंडल में आके टच कर दिया। यहाँ पे नेकेड पीओसी छूटा हुआ था, 1 2 3 कैंडल में आके टच कर दिया। मॉर्निंग में नेकेड पीओसी छूटा हुआ था, 2 कैंडल में आके टच कर दिया। तो अगर एक नेकेड पीओसी बन जाता है तो वी शुड नॉट बी अलार्म्ड, बनता रहता है, वो वापस एरिया जो है रिविजिट हो सकता है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट एकदम जोर लगा के लंबा भाग गया। तो अगर आप साइज कंपेयर करो तो मार्केट हल्का फुल्का टाइम पास सा कर रहा था। और फॉर द बेटर विजिबिलिटी एक बार मैं कैंडल स्टिक्स में भी दिखा देता हूं, तो सबके लिए बेटर हो जाएगा। ये मॉर्निंग में टाइम पास, वो नेकेड पीओसी को टच करने आ गए तो ढेर सारा टाइम पास किया, एकदम से आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास, 2:05 कैंडल में उनको माता सवार हुई और एकदम से एक तरफ भागे। फिर लगा कि अरे इतनी तो स्टीम है ही नहीं अपने पास, खाली इंजन पे भाग रहे हैं। तो फिर पलट के वापस आए और फिर उन्होंने पूरा हिसाब किताब जो है रिवर्ट कर दिया। अब ये जब ब्रेकआउट हो रहा है,
और अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया पर अगर आपका ध्यान ले जाऊं, जब ये ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट पूरे दिन से क्लियरली एक रेंज में है। इस पॉइंट पे इतनी देर तक रेंज में रहने के बाद अगर वो आफ्टरनून में ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल देखिए सर, उनके आप वॉल्यूम्स कंपेयर करिए, तो ये छोटी सी कैंडल है, नॉर्मल वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा, फिर नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम और बढ़ा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ वो ऊपर जा रहा है। तो मतलब दिस शोज कि शायद ये जो क्या कहते हैं ब्रेकआउट है, ये सक्सेसफुल है, लेकिन फिर वो पलट गया। और यहां पे फिर लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, फेल हो गया, कोई बात नहीं। तो इस मोमेंट पर हर बंदे को, प्राइस एक्शन ट्रेडर को लग रहा होगा कि यहां पे ये मार्केट सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग, आई शुड नॉट से कि सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को लग रहा होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, यस, जो लोग प्राइस पर फोकस्ड रहते हैं, तो यस, दे विल रिगार्ड दिस एज अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट, बिकॉज इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ कैंडल बाहर निकली है, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद डे हाई भी क्रॉस कर दिया, जो लोग विक को रिजेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं वो एरिया भी क्रॉस हो गया, क्लोजिंग ब्रेसिस पे क्रॉस हो गया, कैंडल 50% रिट्रेस भी नहीं हुई, सारे जितने भी मतलब फंडे मैंने सुने थे सारे लगा दिए इसमें, और उसके हिसाब से फिर यही डिडक्शन निकला कि दिस इज अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। फिर भी लेकिन ये पलट गया, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ऐसा कुछ था अपने पास कि उसकी वजह से पलटा, लेकिन सॉरी, कहां चलेगी स्क्रीन, ये सॉरी। तो अब यहां पे मैं वापस इस 13 अक्टूबर के डिजाइन पे वापस लेके आता हूं। तो ये मॉर्निंग में कुछ कुछ चल रहा था, ये जो भी येलो येलो डब्बे से दिख रहे हैं, ये बार बार टच हो रहे थे। यहां पर एक येलो डब्बा टच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, तो अब हो सकता है कि जो बायर्स हैं वो सुपर एग्रेसिव हो गए एकदम से। जो बंदा मस्ती मार रहा था पूरे दिन, उसको, जिसको ऑफिस टाइम पे पहुंचना था, एकदम से बॉस का फोन आ गया, भाई किधर है, इधर प्रेजेंटेशन देना है, जल्दी आ। तो तुरंत फिर गाड़ी लेके भागा वो। अब गाड़ी लेके भागा, फिर लेके वो कंटिन्यूअसली भागता जा रहा है, और ऑफिस पहुंचने वाला ही था कि उसको पता चला कि ऑफिस में तो ताला लगा हुआ है, मतलब उसके साथ प्रैंक हुआ। तो प्रैंक हुआ तो फिर वो वापस मस्ती मारने के लिए पलटेगा, और पलटेगा तो कहां कहां जाएगा, जहां जहां पर नेकेड पीओसी पड़ा हुआ है। तो अभी जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, सो वैसे तो जो क्या कहते हैं ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स हैं, उनको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट, बिकॉज सारा का सारा वॉल्यूम यहां पे ट्रेड हुआ है, और बीच में ये खाली एरिया है जो कैंडल स्टिक्स में नहीं दिखाई देगा। कैंडल स्टिक्स में तो आपको एक सॉलिड कैंडल दिखाई देगी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। कैंडल स्टिक्स में आपको एक सॉलिड कैंडल दिखाई देगी, आपको इसमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम दिख रहा है, हाई वॉल्यूम दिख रहा है, और यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ अरे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू है, बढ़िया इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। बट ऑर्डर फ्लो ट्रेडर को, क्लस्टर चार्ट देखने वाले को साफ साफ दिख रहा है, ये एरिया खाली छूटा है, ये खाली छूटा है, ये खाली छूटा है। और अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होना था तो यहां पर भी फेयर अमाउंट में वॉल्यूम आना चाहिए था। इस कैंडल में थ्रू आउट एटलीस्ट ब्रेकआउट पॉइंट पर डिसेंट सा वॉल्यूम आना चाहिए था, पर ब्रेकआउट के पहले वॉल्यूम है, और एकदम से ऐसे लगा कि सेलर जो है एकदम से गायब हो गया, तो बायर्स ने हल्के फुल्के लॉट मार के मार्केट को ऊपर ले गए, और फिर उसके बाद यहां पर उन्होंने फिर से फाइट मारने की कोशिश की, बड़े बड़े लॉट मार के, दे कुड नॉट कंटिन्यू। और फिर मार्केट जब पलटा, तो पलटने के बाद सबसे पहले कहां पे जाएगा, ये नेकेड पीओसी है, फिर ये क्रॉस होगा तो फिर ये नेकेड पीओसी है, और फिर जब ये क्रॉस होगा तो ये नेकेड पीओसी है। तो पहले ये टच हुआ, फिर ये टच हुआ, और फिर ये टच हुआ। अब इस दिन की स्टोरी, ये दिन मुझे इसलिए याद है बिकॉज इस दिन मेरा दिन ठीक नहीं जा रहा था, मार्केट साइडवेज था, और जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा पकड़ेगा। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैं लॉन्ग कर रहा था, जब मार्केट नीचे जा रहा था तो मैं शॉर्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद अपने बाल नोच रहा था, इसी वजह से बाल भी कम हो गए। लेकिन जब अब ऐसे करते करते हुए 3-4 बार 4 मैंने ट्रेड लिए, और चारों ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि डब्बा बंद करते हैं, आज दिन अच्छा नहीं है, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये करके फिर मैंने अपना जो लॉस का स्क्रीनशॉट है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और बोल दिया भाई आज ना हो रहा मेरे से, और मैं टर्मिनल बंद करके जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ श्रद्धालु लोग पहुंचे, कहते कि भाई मतलब तुम्हारा खुद ही प्रॉफिट नहीं बन रहा, तुम क्यों ज्ञानी बने घूम रहे हो, वगैरह वगैरह। देयर वर्ड्स वर नॉट वेरी सपोर्टिव। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अगर बात सिर्फ पैसा कमाने की है तो वो तो मैं रूल्स ब्रेक करके भी कमा सकता हूँ। और फिर उसके बाद ये आई ओपनड माय टर्मिनल अगेन ऑन दिस 13th ऑफ अक्टूबर, और फिर ये जब मैंने देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होने वाला है,
ऑर्डर फ्लो ट्रेडर को ये कैंडल देखते ही समझ में आ जाता है कि ये चीज रिवर्ट होगी। 13 अक्टूबर को मतलब डब्बा मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर वो कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया कि अरे यार तुमसे खुद ही नहीं प्रॉफिट बनना है, तुम क्या सिखा रहे हो लोगों को। मैंने कहा यार बात तो सही है चलो ठीक है। तो फिर मैंने डब्बे को दोबारा खोला, आई ब्रोक माई रूल्स बेसिकली। और ये फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर सिंस फेयर वॉल्यूम्स नहीं आए इस कैंडल में, इसके हर प्राइस पे डिसेंट वॉल्यूम होना चाहिए था, और स्पेशली ब्रेकआउट पॉइंट पर भर भर के वॉल्यूम आना चाहिए। एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये चीज कैंडलस्टिक ट्रेडर्स को नहीं पता होती। एनीवेज, तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नहीं दिखा, तो फिर मुझे लगा कि भाई ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, तो मैंने इसको जाने दिया। और फिर उसके बाद ये जब पलटना स्टार्ट हुआ, तो कहां पे एंट्री ली थी मुझे याद नहीं है, बट यस आई वाज एबल टू राइट दिस होल फॉल, बिकॉज मुझे पता है कि एक ये नेकेड पीओसी है और ये है और ये है। जब मार्केट पलटेगा तो यहां तक तो उसको आना ही आना है। तो अगर कहीं पे हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर मैं चलो टॉप से देखता हूं, तो ये 250 पॉइंट का फॉल है, जो कि लाइक 1 2 3 4 5 6 यानी 30 मिनट्स में आप कैप्चर कर सकते हो। और 250 पॉइंट्स अगर आप का फॉल कैप्चर कर रहे हो, तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो एटीएम में आपको आराम से 160 170 पॉइंट्स का ट्रेड मिल जाता है। जो भी इंट्राडे के छोटे मोटे गिले शिकवे हैं वो एक ट्रेड में क्लियर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली नेकेड पीओसी वाला जो एरिया है, ये रिविजिट होना एक साइडवेज मार्केट में, एक बैलेंस मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। और ये मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अदर ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स और क्लस्टर चार्ट ट्रेडर्स इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे आर मोर ऑफ लाइक फैन ऑफ डेल्टा एटसेट्रा। इसमें मतलब इसका लर्निंग कर्व, जार्गन इसमें बहुत है, ऑर्डर फ्लो में जार्गन बहुत है। अगर आप जार्गन ढूंढने लगो तो भाई भर भर के। और इट्स ऑफन टाइम्स इट्स इजी फॉर अ न्यूबी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द जार्गन। तो जार्गन से फ्री, डिस्ट्रैक्शन से फ्री, मार्केट प्रिंसिपल पे अगर फोकस रह के, एक सिंपल तो मास साइकोलॉजी है, कहीं पर अगर फाइट हुई है वो एरिया रिविजिट होता है। यही कॉन्सेप्ट मार्केट प्रोफाइल में यूज होता है, यही कॉन्सेप्ट आपके वॉल्यूम प्रोफाइल में यूज होता है, यही कॉन्सेप्ट आपके कैंडल स्टिक्स में भी यूज होता है। और जिस पर्टिकुलर में जहां पे बेसिकली कंसोलिडेशन होता है और अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मार्केट पलटता है, वही चीज यहां पर है। तो जहां पर भी बेसिकली मैक्सिमम फाइट हुई है वहां पर पीओसी बनेगा और वो एरिया रिविजिट होता है। अगर वो एरिया रिविजिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन का मैंने आपको फ्राइडे का एग्जांपल दिखाया था, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं ट्रेंडिंग मार्केट का। वो जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन का रिजल्ट आया था अभी 4 तारीख को, 4 या 5, ये सॉरी। सो ये स्टेट इलेक्शंस के जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया, बढ़िया मार्केट तेजी में भागा। अब ये मेरे को सेकंड कैंडल से ही पता चल गया कि थर्ड कैंडल में अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड कैंडल पे यहाँ पे पहली कैंडल में नेकेड पीओसी टच हो गया, अच्छी बात है। सेकंड कैंडल का नेकेड पीओसी टच नहीं हो रहा है, और फिर थर्ड कैंडल में चलो अच्छा ठीक है, हो सकता है फोर्थ में ट्राई करें, फोर्थ में तो और ऊपर चले गए। अच्छा, फिर अब ये नीचे नहीं आ रहे हैं, यहां पर आना चाहिए भाई, यहां पर नेकेड पीओसी छूटा हुआ है, यहां पे इतनी सारी फाइट हुई है, बड़े बड़े लॉट्स हैं 2400 और 2600, मतलब 5000 लॉट्स तो यहीं पर एक सिंगल जगह पे ट्रेड हुए हैं। बहुत बड़ी कैंडल है, हाई वॉल्यूम की कैंडल है। ये एरिया तो मतलब एकदम हाई अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ये एरिया रिविजिट नहीं हो रहा है। अब अगर ये एरिया रिविजिट नहीं हो रहा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन है। वो जो बंदा ऑफिस जा रहा था, अर्जेंट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी है और उसको मतलब देरी हो रही है, इसलिए वो पलट के नहीं देखना चाहता। और ये अगर अपन को स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी पता चल गई तो फिर उसके बाद ट्रेड करना बिकम्स इजी। फिर ऊपर वाला नेकेड पीओसी वो टच हुआ, नीचे वाला टच नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। नीचे वाले नेकेड पीओसी को टच करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर वाले नेकेड पीओसी को टच करने के लिए जा रहा है। तो यहां से डायरेक्शन कन्विक्शन के बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कोई यहां पर कंफ्यूज हो भी जाए विशु जी की, अगर सर आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे नेकेड पीओसी है तो ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पर भी आगे इसको भी तो टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मामला न्यूट्रल हो गया। तो जैसे वो रामायण में दिखाता है ना कि भगवान राम ने तीर मारा और रावण ने तीर मारा, तीर से तीर कैंसिल हो गए, तो वैसा कुछ हुआ क्या? हो सकता है भाई, मेरे को तो नहीं पता। तो यहाँ पे नेकेड पीओसी रह गया, यहाँ पे नेकेड पीओसी रह गया, दोनों अगर टच नहीं हो रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके सामने लगभग 90 मिनट्स तक मार्केट
डायरेक्शनलेस रहा, साइडवेज रहा, अंटिल दे डिसाइडेड टू ब्रेक पास्ट, और जो बायर्स थे वो वापस कूदे, उन्होंने अपना कन्विक्शन दिखाया, इस नेकेड पीओसी को क्लियर किया, और उसके बाद फिर मार्केट फिर पलट के नहीं आया। ये नेकेड पीओसी अभी तक बरकरार है, बिकॉज इस दिन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन कन्विक्शन था। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे ओवरलैप करने के बाद यहां पर नेकेड पीओसी फिर से छोड़ा, फिर उसके बाद नेकेड पीओसी फिर यहां पे छोड़ा, फिर उसके बाद नेकेड पीओसी वो छोड़ता जा रहा है। और इतने सारे नेकेड पीओसी बेसिकली तभी छोड़ते हैं जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन होता है। तो यहां वाला छोड़ा था उन्होंने, फिर यहां से जब उन्होंने फाइनली, इसको बड़ा करके दिखाता हूं और इसका कलर चेंज करता हूं, दिस वॉज द नेकेड पीओसी दैट दे रिविजिटेड, और फिर उसके बाद से मार्केट फिर पलट के नहीं देखा, और इस पॉइंट से लेकर डे के क्लोज होने तक ये लगभग 700 पॉइंट की रैली है। तो जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन होता है, दे डोंट केयर अबाउट कि कहां पर इस तरह के लड़ाई झगड़े वाले एरिया, यानी कि जो नेकेड पीओसीज हैं या जो ऑक्शन प्रोसेस की एनोमलीज हैं, वो कहां कहां पे छूट रही है। तो अगर वो एरिया ऑक्शन प्रोसेस की एनोमली वाला, यानी कि ये जो पीओसी वाला एरिया है, ये विशु जी अगर रिविजिट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन कन्विक्शन नहीं है। और अगर वो एरिया रिविजिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन है। तो जिस तरफ का एरिया, जिस तरफ का नेकेड पीओसी रह जाए, अगर नीचे वाला नेकेड पीओसी रह गया है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का कन्विक्शन है। और अगर ऊपर वाला डायरेक्शनल कन्विक्शन है, सॉरी, अगर ऊपर का नेकेड पीओसी रह गया है, तो इसका मतलब, और वो टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन है। डाउन साइड वाले का भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। कोई बढ़िया सा सेल ऑफ वाला दिन, हाँ ये है ना। तो जैसे जैसे ये है 26 अक्टूबर है, ये भी है, ये भी है, कोई डाउन ट्रेंड वाला डे प्रॉपर, चलो ठीक है 26 अक्टूबर पकड़ते हैं। डेरिवेटली मैं मतलब एग्जांपल शो चूज कर रहा हूं टू शो केस द कॉन्सेप्ट। 26 अक्टूबर में मार्केट फर्स्ट हाफ में मतलब बेरिश था, फिर उसके बाद पूरे टाइम वो कंसोलिडेट करता रहा। तो फर्स्ट हाफ वाज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। फर्स्ट हाफ में सेलर्स वर सुपर एग्रेसिव, और अगर सेलर्स सुपर एग्रेसिव रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में अगर कोई नेकेड पीओसी रह गया होगा तो वो उन्होंने रिविजिट नहीं किया होगा। तो देख लेते हैं 26 अक्टूबर। छब्बीस अक्टूबर, तो ये विशु जी 26 अक्टूबर की ओपनिंग, पहला पीओसी टच किया, ठीक है, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी हुआ, यहां पे छोड़ दिया। यहां पे माथा टनक जाता है कि अरे नेगेटिव पीओसी छोड़ दिया, और उसके बाद लंबा भाग गए, फिर यहां पे थोड़ा टाइम पास किया, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे डायरेक्शनल कन्विक्शन बेसिकली, इतनी देर रुकने के बाद भी अगर वो मार्केट वापस इस इनएफिशिएंसी को, इस ऑक्शन प्रोसेस की एनोमली को अगर रिपेयर करने नहीं आ रहा है, इस एरिया को रिविजिट करने नहीं आ रहा है, जहां पर रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है वहां पर अगर वो दोबारा रिविजिट नहीं करने जा रहा है, इसका मतलब उस ऑफिस गोवर के पास अर्जेंसी है, प्राइस के पास अर्जेंसी है। और अगर वो ऊपर रिविजिट करने नहीं जा रहा है, इसका मतलब डाउन साइड की अर्जेंसी है, और डाउन साइड की अर्जेंसी में फिर ये फॉल ऐसे आता है। और एग्जांपल, एक एग्जांपल और डाउन साइड का, थोड़ा सा बेटर सा, आप चूज कर लेना कौन सा एग्जांपल रखना है। आई थिंक सर कोई बजट डे का देखते हैं, उस दिन क्या हुआ, वो काफी इंटरेस्टिंग डे होगा। बजट डे देखते हैं, एकदम बजट डे का, लेकिन डेटा मेरे पास नहीं होगा अवेलेबल ऑर्डर फ्लो का। ये ऑर्डर फ्लो का एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा है वो थोड़ा हैवी होता है, सो इट मे नॉट बी अवेलेबल फॉर अ ईयर, बट लेट मी चेक। कैंडल स्टिक का मिल जाता है, ऑर्डर फ्लो का 3-4 महीने 6 महीने ऐसे ही मिलता है। हाँ नहीं है, सॉरी 18 सितंबर से 18 सितंबर से लेके अभी तक में अगर कोई डे आपके लिए स्टैंड आउट करता हो तो विजिट कर सकते हैं। कोई यूएस फेड का कोई डे, कोई कुछ अनाउंसमेंट आया होगा या फिर कुछ हाँ, यूएस फेड का भी अनाउंसमेंट आया था।
और उसकी वजह से गैप अप भी हुआ था। पॉजिटिव था काफी। हाँ, डविश कमेंट्री में, बट उस दिन ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन था नहीं। हम्म, मॉर्निंग में भागा। ये है वो बजट वाला, बजट बोला हूँ, एफओएमसी का अनाउंसमेंट, फेड वाला। तो हम्म, पीओसी सब ऊपर ही बन रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे। यहाँ पर नेकेड पीओसी उन्होंने छोड़ा हम्म, और फिर उसके बाद उसको रिविजिट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने चिल्ला के बोल दिया कि न्यूज वाला जो था वो गैप अप हो गया और नाउ दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू टेक मार्केट एनीवेयर। हम्म, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर ये नेकेड पीओसी छोड़ा, उसको रिविजिट कर दिया। और ये नेकेड पीओसी एक बार रिविजिट हो गया ना, बस आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन कन्विक्शन खत्म, सही है। यहाँ पर ये नेकेड पीओसी छोड़ा, रिविजिट किया। हम्म, इसके बाद फिर ये नेकेड पीओसी है, रिविजिट किया, और मार्केट भी आपको दिख रहा है साइडवेज सही है। हम्म, हम्म, वो किसी एक तरफ जाने की कोशिश कर भी रहा है तो वापस आ रहा है। तो बस वो इवेंट का गैप अप था, फर्स्ट 1 आवर का जो भी मूव था, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। तो ये मतलब पीओसीज वाला एरिया अगर रिविजिट हो रहा है तो वही डायरेक्शन कन्विक्शन के बारे में स्क्रीन, वो ऑप्शन सेलर का नॉन डायरेक्शन सेलर के लिए बढ़िया दिन है। And sir, does this point of control carry forward to other days या फिर ये इंट्राडे में ही वैलिड रहता है? नहीं, कैरी फॉरवर्ड रहता है कॉन्ट्रैक्ट तक, मतलब कैरी फॉरवर्ड रहता है। और आप इसको जैसे ऐसे मान सकते हैं कि मार्केट अगर जैसे सितंबर में लेट से मार्केट जो भी है, चार्ट में बात करते हैं, हवा में मार्केट की बातें हवा में करने में गड़बड़ हो जाती है। ये मंथली कैंडल्स हैं बैंक निफ्टी की। अब जैसे जो ये पहली कैंडल है विशु जी, तो इसमें मतलब क्या है कि मार्केट खुलते ही एकदम बढ़िया से ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ पे मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में है। बायर्स अगर कंट्रोल में है तो जो प्रीवियस मंथ की जो नेकेड पीओसीज हैं उनको रिविजिट करने में उनका कोई प्लान नहीं है। लेकिन जब ये बायर्स का कंट्रोल हटेगा, जो कि अभी जनवरी के मंथ में हटना चाहिए, तो जब ये रिविजिट करेगा तो इस मंथ की 1 नवंबर की जो भी नेकेड पीओसीज हैं वो सारी रिविजिट होंगी, बिकॉज दे आर ऑल द टारगेट्स। वैसे तो अब ये हो सकता है कि अगर कोई पीओसी मतलब नेकेड पीओसी 2009 की बची हुई है तो वो हो सकता है रिविजिट ना हो। बट इसको मतलब ऐसे आप ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे मार्केट लेट से नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पर एक नेकेड पीओसी है और मार्केट इधर पे टाइम पास करने लग गया, तो आप यहां तक होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट की हाई टेंडेंसी होती है और बहुत हाई टेंडेंसी होती है इस नेकेड पीओसी को रिविजिट करने की। सो अब अगर इसके 1000 पॉइंट या 2-3000 पॉइंट नीचे एक नेकेड पीओसी है तो दिस मे नॉट बी योर टारगेट, बट दिस कैन बी टेकन एज टारगेट इफ प्राइस इज होवरिंग अराउंड इट। तो इस तरह से इसको टारगेट की तरह आप यूज कर सकते हो। और अगर अर्ली मॉर्निंग में इसको मतलब प्राइस रिविजिट कर रहा है तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट पूरे दिन में मार्केट का जो डायरेक्शनल कन्विक्शन है वो क्या हो सकता है। तो जिस भी दिन मार्केट साइडवेज होगा ना, आप देखना स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ एन आवर में ही मतलब जो भी 5-6 पीओसी, अगर उनमें से कोई नेकेड पीओसी रह गया और अगर वो रिविजिट हो गया तो आप समझ लेना कि पूरा जो फर्स्ट हाफ है एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन, जब तक यूरोपियंस आर नहीं ओपन होते, फर्स्ट हाफ में मार्केट लगभग लगभग साइडवेज रहता है और बहुत हाई चांसेस होते हैं। चांसेस मतलब एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताऊंगा, बट चांसेस आर मोर देन 90% की मार्केट जो फर्स्ट मॉर्निंग में उसमें साइडवेज रहता है। एंड हम लोगों ने सर ब्रॉडली जो भी देखा, मोस्ट ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ इट वाज आई थिंक अराउंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। हाँ, डू यू मतलब जनरली उसी पे ही देखा जाता है या फिर यू कैन चेंज टाइम फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू योर पोजीशंस? इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, बट ये जो ऑर्डर फ्लो है, सिंस आप इसमें आपको विशु जी एक चीज दिख रही होगी कि एक नॉर्मल नादान सी कैंडल कंपैरिजन में यहाँ पर टू मच इंफॉर्मेशन है। हम्म, तो ये टू मच इंफॉर्मेशन माइक्रो मैनेजिंग के लिए यूजफुल है। अब अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है जिसका स्टॉप लॉस ही बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का है, उसको 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, दिस इज परफेक्ट स्कैल्पिंग टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, और जिनका टाइम फ्रेम मतलब एक दिन से ज्यादा होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर फ्लो को हायर टाइम फ्रेम में यूज करना इज नॉट दैट बेनिफिशियल।
there are much easier tools. I But think intraday के लिए, scalping के लिए बिंदास है ये. they'll move on to OI data after that, I guess. OI यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, और आई नो सम स्विंग ट्रेडर्स जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्रोफाइल यूज करते हैं, तो कैन बी डन. And so हमने primarily इसको निफ्टी बैंक निफ्टी किया. Do you see this in stocks, individual securities के levels पे भी? स्टॉक्स में नहीं देखता, बिकॉज एक इंडेक्स जो होता है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर स्टॉक. एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैनिपुलेट करना, आई वोंट से मैनिपुलेट, बट उसमें डायरेक्शनल कन्विक्शन दिखाना या उसको फेक करना इजी होता है. पूरे इंडेक्स को डायरेक्शनल कन्विक्शन दिखाने में, मतलब दिखाने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इट रिक्वायर्स डीप पॉकेट्स. तो दिस इज मच मोर मीनिंगफुल इन इंडेसेस, हैवी वेट्स में. और बाकी स्टॉक्स में तो जरूरत, मतलब मैंने तो यूज नहीं किया, एंड बट आई वोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी कि यूज नहीं कर सकते, बट आई वुड एडवाइस कि ना करे तो बेटर है. एंड उसमें भी सर निफ्टी बैंक निफ्टी आर वॉल्यूम हैवी, तो आई थिंक वो ज्यादा जेन्युइन रिजल्ट हाँ हाँ, देंगे कंपेयर टू मिड कैप निफ्टी, लेट्स से निफ्टी. यस यस. मैं आपको इसी बात पे फिन निफ्टी दिखाता हूँ. फिन निफ्टी को अभी तक मैंने ट्रेड करना सिर्फ इसी रीजन से स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज उसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है, और उसका मैं ऑर्डर फ्लो खोलता हूँ तो वो अजीब सा एकदम पूरा चार्ट एम्प्टी एम्प्टी सा लगता है. वो अभी यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, एक एक दो दो लॉट, 0 1 2 3, तो इट्स लाइक वो चिल्लर चवनी ट्रेड हो रही है, तो इसमें मैं क्या घुसूं, वैसा. राइट राइट. एंड सो दिस सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग, जिस पे आप दिखा रहे हो, व्हिच वन इज दिस? दिस इज क्वांट टावर. ओके ओके, ऑसम. ठीक है, these are all the doubts I had, sir. This was an amazing session once again. आई एम श्योर बहुत सारे कुछ इसमें व्यूज तो आने ही वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कमेंट्स जो भी आएंगे, तो होपफुली विल फॉरवर्ड देम टू यू, एंड जो भी डाउट्स आएंगे we'll have another session to discuss. एनी टाइम सर. Alright, thank you so much for your time, sir. मोस्ट वेलकम विशु जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. और जब भी आप सेवा का मौका देंगे, बस मैसेज कर दीजिएगा, हाजिर हो जाएंगे. Thank you again, sir. ऑलराइट, नमस्ते.